नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12 की होम साइंस का आपका नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका हमारा नाम है नैदानिक पोषण और आहार की। इस चैप्टर में मेनली हम क्या देखने वाले हैं, तो इस चैप्टर की हेडिंग जो हमारा नैदानिक पोषण है और आहार की है, हम इसी को अपना टॉपिक लेके चलने वाले हैं। नैदानिक पोषण क्या होता है, आहार की क्या होता है और आम जीवन में इन दोनों की क्या वैल्यू होती है, ये हम मेनली इसके अंदर समझने वाले हैं। तो आपको मैं थोड़ा डेफिनेशन बता दूं अगर, तो नैदानिक पोषण हमारा क्या है। तो नैदानिक पोषण एक आप बोल सकते हो हमारा पोषण और भोजन से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। और हमारा आहार की क्या है, तो हमारा जो डाइट किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा खान पान किस प्रकार का होना चाहिए, वो हमारे आहार की के अंदर आता है, ठीक है। तो यही चीजें हम लेके खाने को लेकर, पोषण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें आगे हमें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पोषण ही दे रखा है हमें। आप होम साइंस पढ़ रहे हो तो मेन तो आपको पोषण इसमें समझना ही पड़ेगा। तो हम पोषण देख लेते हैं। तो आपको पता है पोषण क्या होता है, जब हमें किसी भी भोजन से, किसी भी प्रकार के भोजन से ऊर्जा मिल रही है, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, हमारे शरीर की क्षति ठीक हो रही है, ऊर्जा प्रदान हो रही है, हमें थकावट नहीं हो रही है, तो वो भोजन क्या होंगे, पोषण युक्त भोजन होंगे। अगर हमें पूरी एनर्जी मिल रही है, जैसे हम जंक फूड खाते हैं वो पोषण युक्त नहीं होता है, लेकिन हम हरी सब्जियां खा ले या कोई ऐसी सब्जी खा लिया, कोई भी ऐसी चीज खा ले जो कि हमारे बॉडी के लिए ठीक है, तो उससे हमें पोषण प्राप्त होगा ही होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी ही और हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो वही है यहाँ पे पोषण, मेनली वही है हमारा खान पान किस प्रकार से होगा। अगर हम खान पान अच्छा लेंगे तो हमारा दिन अच्छा जाएगा, हमें पोषण संबंधित कोई भी विकार नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या बता रखा है पोषण के बारे में। पोषण भोजन खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण तथा उपयोग का विज्ञान है। हमारा पोषण के बारे में क्या बता रखा है, तो इसमें भोजन भी ऐड है, खाद्य जो पोषक तत्व होते हैं वो भी है, और बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसके अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं पाचन, अवशोषण, उपयोग विज्ञान, मतलब यहाँ पर वही बता रखा है कि हमारे पोषण के अंदर हमारी पूरी बॉडी का एक ना वो आ जाता है। जैसे आप बोल सकते हो कि हम भोजन ले रहे हैं, भोजन की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, जब शोषित पदार्थ है हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, तो ये पूरी प्रक्रिया हमारे पोषण का ही एक चरण है। मान लो कि आप जैसे आप मैदा बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हो या ऑयली चीज खा लेते हो, पेट में दर्द होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे अब शोषित पदार्थ भी बाहर नहीं आता है, जिससे हमारे शरीर को दिक्कतें होती हैं। तो पोषण हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन खाने से लेकर पचाने तक का पूरा एक सफर जो है तय करते हैं, ठीक है। पोषण का संबंध भोजन और खाना खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से है। तो पोषण मेनली हमारा क्या है, तो हमारा भोजन से संबंधित ही है, खान पान से संबंधित ही हमारा पोषण जो है वो होता है, ठीक है। आई होप पोषण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक समुचित पोषण। अच्छा पोषण, पर्याप्त पोषण क्यों महत्वपूर्ण है, हमें हमारे जीवन में अच्छा पोषण क्यों जरूरी होता है, उसको हम समझने वाले हैं। बहुत ईजी, आप जानते हैं पोषण सही होगा तभी हमारा स्वास्थ्य सही रह पाएगा, है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए मेन हमारा प्रतिरक्षा, किसी भी रोगाणु से लड़ने की जो हमारी जो भी हमारे अंदर क्वालिटी होती है, हमारी जो भी आप देखते हैं ना बहुत सारी चीजें होती है हमारे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ते हैं, तो प्रतिरक्षा में प्रदान होता है पोषक तत्वों से। अगर हमें पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में प्राप्त है तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारे अंदर की जो प्रतिरक्षा क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। संक्रमण से रो संक्रमण से रोकथाम होगा और सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, हमें संक्रमण से बचाता है, ठीक है। यहाँ रोकथाम होगा या रोग क्षमता भी आप ले ले, तो क्या है कि एक क्षमता होती है हमारे अंदर रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है। तो वही है हमारे यहाँ की हमें संक्रमण से बचाता है और उससे सुरक्षा देता है। जैसे आपने कोविड-19 का टाइम देखा था, बहुत सारे लोग बीमार हुए थे, कोविड के चपेट में आ गए थे, लेकिन कुछ लोग उस टाइम सुरक्षित थे, उनको उसने कुछ नहीं कर मतलब कुछ नहीं कर पाया, हल्का फुल्का जुकाम वगैरह हुआ, तो उससे क्या है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, उन्होंने अच्छा आहार लिया, जिसके बाद वो सेफ थे। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं थी वो क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई या फिर उसके चपेट में आ गए और उसकी समस्या से जूझने लगे। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए अब हमारा पोषण अच्छा होगा, तो अगर बीमारियां भी हैं हमारे शरीर में लग रही है, तो हम पोषण सही ले रहे हैं, सही भोजन ले रहे हैं, तो वो पोषण संबंधित जो भी विकार है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको ठीक होने में।
असाध्य बीमारियों से निपटने के लिए। अब कोई ऐसी बीमारी हो गई मान लो हमारे बॉडी में जो कि काफी लंबे समय तक चलती है और हमने बहुत अच्छा डाइट लिया है, एक्सरसाइज किया है, हमारा जो पूरा डेली रूटीन है बहुत अच्छा है, तो हम बहुत जल्दी ही वैसी बीमारियों से भी जो है निपट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पोषण के क्या है, महत्व है। हमें पोषण जो संबंधित चीजें हैं, भोजन है, आहार है, क्यों लेना चाहिए, तो ये सब हमारे उसके कारण है। बहुत सारी क्वालिटी है हमारे पोषण, जो भी है पोषण चीजें जिससे हमें प्राप्त होती है उसकी। तो आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हमें अच्छे पोषण से ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। तो अब हमें अपर्याप्त पोषण या फिर निम्न पोषण से क्या होता है। अपर्याप्त पोषण, अगर हम पोषण सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, या फिर निम्न पोषण वही है कि हम कम मात्रा में पोषण ले रहे हैं, तो उससे कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। हमने देख लिया अगर उचित मात्रा में है तो क्या होगा, मतलब सब कुछ सही सही होगा। वही अगर हमें कम मात्रा में पोषण तत्व मिल रहे हैं, पोषण पदार्थ मिल रहे हैं, तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे जीवन में, वो हम देखेंगे। तो आपको पता है अगर आप पोषण समस्या मतलब कम ले रहे हैं, पोषण आपके भोजन में नहीं है उतनी मात्रा में जितनी आपके शरीर को चाहिए, तो फिर क्या होगा, जो ऊपर आपने पॉइंट पढ़े थे उसका उल्टा कर दो, प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाएगी, हम बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होंगे, संक्रमण जो भी है संक्रमण हो रहा है उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। शरीर में रोग क्षमता, शरीर में रोध क्षमता रक्षा में कमी से स्वास्थ्य समस्याओं का जटिल होना। अब क्या है, शरीर में वो पावर ही नहीं रहेगी कि कोई भी समस्या, कोई भी रोग अगर हमें हो रहा है, बीमारी हो रही है, तो उससे हम लड़ ही नहीं पाएंगे, वो क्षमता हमारी कम हो जाएगी, जिससे हमें बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। घाव भरने में कठिनाई होगी, जैसे आप देखते हैं चोट लग जाती है तो खून का थक्का बनता है, उसके बाद हमारी चोट ठीक होती है। लेकिन अगर हमें किसी प्रकार की पोषक तत्व की कमी है तो वो खून का थक्का काफी लंबे टाइम बाद बनेगा, जिससे क्या है कि खून का बहाव जल्दी नहीं रुकेगा और फिर अब ज्यादा खून निकल जाएगा। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको कोई भी कमी है, मान लो किसी भी पोषक तत्व की कमी है, जिसकी वजह से उसका खून का थक्का जल्दी नहीं बनता है, तो अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम अगर उसको इमरजेंसी में ही हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो वो जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकेगी, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। छोटे मोटे एक्सीडेंट से भी कई बार अगर खून ज्यादा निकल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा पोषक तत्व जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, शरीर द्वारा दवाओं का उपयोग नहीं हो पाना। अब क्या है, अब शरीर में हम कोई भी दवाई भी ले रहे हैं तो हमारे शरीर में अगर पोषक तत्वों की कमी है तो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा बॉडी के अंदर, उसको कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर वो कोई टैबलेट ले भी रहा है किसी चीज के लिए, किसी समस्या से, मान लो कि अब उसको किसी व्यक्ति को नहीं पता कि वो काफी लंबे समय से बीमार है, उसको नहीं पता चल रहा है कि उसके अंदर किसी पोषक तत्व की कमी है, बस वो बीमार चल रहा है बहुत टाइम से, तो डॉक्टर के पास जाएगा, नॉर्मल किसी भी स्टोर में जाएगा मान लो, और वहां से उसने बीमारी जो भी सर्दी खांसी हो रहा है या बुखार हो रहा है उसकी दवाई ले ली, अगर वो उसको लेगा भी, कंज्यूम भी करेगा, तो उसको उसके इफेक्ट जल्दी नजर नहीं आएंगे। काफी लंबे समय तक उसकी जो बुखार है या फिर सर्दी है, सर दर्द है, वो काफी लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है, विभिन्न अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई से अतिरिक्त स्वास्थ्य समस्याओं का उत्पन्न होना। जैसे आप देखते हैं एज जैसे जैसे बढ़ती है तो घुटनों के दर्द हो गए, कमर के दर्द हो गए, या फिर पीठ का दर्द हो गया, ये सब भी बढ़ता जाता है। किस लिए? क्योंकि धीरे धीरे पोषक तत्व जो है हमारे शरीर में कम होता जाता है। ठीक है, अगर इस एज में जैसे कि हमारी एज है या फिर हम 25, 30, 35, 40 के आसपास ले लें, अगर हमने सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं लिए हैं तो उससे ज्यादा की एज होगी तो हमें इन सब समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ेगा। हालांकि आज की जनरेशन की बात कर ले तो हम अभी घुटने का दर्द, कमर का दर्द और सर का दर्द लेके बैठे रहते हैं, बट जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे हमारी जनरेशन के बाद के, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए या फिर हाँ पेरेंट्स को हम ले लेते हैं, तो अगर उन्होंने सही मात्रा में अपने टाइम पे लिया होगा, जो भोजन है पोषण है लिया होगा, तो अभी के टाइम पे उनको उतनी दिक्कत नहीं हो रही होगी जितनी हमें होने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, आहार, अच्छा पोषण तथा एक स्वस्थ जीवन शैली चिरागकालीन रोगों को विलंबित और नियंत्रित कर सकते हैं। अब क्या बता रखा है, जो हमारा अच्छा आहार होता है वो तो क्या करता है, हमें जो लंबे समय से चलने वाले रोग होते हैं उससे भी बचाव दिलवा सकता है। लेकिन अगर हमने पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं लिए हैं, हमें सही मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं किसी भी कारण से, अगर हमारा शरीर ही पोषक तत्वों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, तो क्या होगा,
जो बीमारी होगी वो लंबे समय तक चलती ही रहेगी। ठीक, तो ये हमारे अपर्याप्त पोषण या फिर निम्न पोषण के प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं तो किस तरीके से हमारा जो स्वास्थ्य और पोषण आपस में रिलेटेड है वो इस डायग्राम में बताया गया है कि स्वास्थ्य और पोषण का परस्पर अंतर्गत रूप में जुड़ाव। अब वो ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमें पोषण सही मिल रहा है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, पोषण खराब मिल रहा है तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो पोषण और स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ देख लेते हैं नैदानिक पोषण क्या होता है और उसके बाद और भी आगे हम चल के देखेंगे। तो पोषण का विशेष क्षेत्र जो बीमारी से संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है? हमारे बीमारी से संबंधित है। इस क्षेत्र को चिकित्सकीय पोषण उपचार भी कहते हैं। तो हो सकता है कि आपसे घुमा के पूछ ले, नैदानिक पोषण ना पूछे क्योंकि इस चैप्टर में आप बार-बार नैदानिक पोषण और आहार की ही समझ रहे हो सकता है आपसे डायरेक्ट चिकित्सकीय पोषण उपचार पूछ ले, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यही है कि ये हमारी बीमारी से संबंधित होते हैं, इसको चिकित्सकीय पोषण भी कहा जाता है। और इसके अंदर हमारा क्या होता है, तो हमारा पोषण का विज्ञान होता है, पोषण भोजन का विज्ञान होता है। किस प्रकार से हम पोषण से अपना स्वास्थ्य अच्छा बना के रख सकते हैं, इस चीज का विज्ञान हम नैदानिक पोषण या चिकित्सकीय पोषण में समझते हैं। ठीक है, अब हम आहार की देख लेते हैं। हमारा आहार की क्या है, तो यह विज्ञान है जो बताता है कि भोजन और पोषण मानव के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अब ये हमारा एक तरीके से ये भी हमारे क्या है, हमारा आहार की और नैदानिक पोषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने पोषण और स्वास्थ्य देखा, वैसे ही नैदानिक पोषण और आहार की भी आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ही हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें भी हम इसी चीज को लेते हैं, पोषण के बारे में ही समझते हैं, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में समझते हैं। वैसे ही हम आहार की में भोजन और स्वास्थ्य के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो वही बता रखा है यहाँ पे कि ये एक विज्ञान है जो भोजन और पोषण के बारे में हमें बताता है, मानव स्वास्थ्य किस तरीके से भोजन और पोषण द्वारा सुरक्षित हो सकता है। आहार विशेषज्ञ डाइटिशियन पोषण संबंधी समस्याओं का आकलन, निदान और उपचार करते हैं। अब हमारे जो कौन होते हैं, आहार विशेषज्ञ होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, तो वो हमें बताते हैं जैसे कि अब आपको कोई भी समस्या फूड रिलेटेड समस्या हो रही है, किसी चीज से इन्फेक्शन है या फिर आपको जाना है, जानकारी लेनी है कि मेरे शरीर को किस प्रकार का भोजन जो है सूट करता है, तो अब जाओगे उनको बताओगे तो वो अब पूरे टेस्ट वगैरह करेंगे, देखेंगे, आपको बताएंगे कि आपको ज्यादा दाल लेनी है या फिर आपको हरी सब्जियां लेनी है, कुछ जो भी आपके डेली लाइफ में आपको लेना होगा वो सारी जानकारी वो आपको देंगे। फ्रूट्स कितनी मात्रा में लेना है या फिर और भी कोई चीजें हैं तो कितनी मात्रा में लेनी है, ये सारी जानकारी हमें आहार की के द्वारा प्राप्त होती है। यह लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक इष्टतम पोषण देखभाल तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। ये जो हमारे आहार की होते हैं, जो कि हमारे डाइटिशियन होते हैं, मेनली जो है हमारे आहार विशेषज्ञ, ये क्या करते हैं, तो ये लाइसेंस इनको होता है, मतलब इनको लाइसेंस प्रदान होता है कि मतलब इन्होंने एक पूरा जो हमारा तरीका होता है कि हमने इस फील्ड में पढ़ाई की है, उसके बाद एग्ज़ाम दिया है, फिर उसके बाद हम ये इस स्टेज पर आए हैं, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आए हुए होते हैं और इनको पूरा सर्टिफ़िकेट वगैरह सब कुछ मिला हुआ होता है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इस फील्ड के बारे में जानते हैं, जिससे वो लोगों को सुरक्षित रख पाते हैं। ठीक है? तो ये हमारा नैदानिक पोषण और आहार की था। अब हम देख लेते हैं नीचे इनके महत्व के बारे में। हमारा जो नैदानिक पोषण और आहार की है, इसके महत्व। अब आप देखते हैं दोनों ही क्या है, फूड, पोषण, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। भोजन, पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ये 3 वर्ड आप याद कर लो, आप पूरा आंसर बना लोगे। नैदानिक पोषण और आहार की में हमें क्या बताया जाता है, स्वास्थ्य के बारे में मेन जो है बताया जाता है। हमें पोषण के बारे में समझाया जाता है, हम पोषण प्राप्त करके किस प्रकार से अपना स्वास्थ्य अच्छा बना के रख सकते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है? तो अब इसके महत्व जो है उसको हम देख लेते हैं। बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। वही है, हमें क्या है, एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। जब हम नैदानिक पोषण और आहार की के बारे में जानते हैं तो देने में आहार विशेषज्ञता नैदानिक पोषण चिकित्सकीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारा नैदानिक पोषण है वो क्या करता है, तो चिकित्सकीय रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यक्ति के जीवन में। मतलब चिकित्सकीय रूप मतलब मेडिसिन वगैरह जो हो गया उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। नई बीमारियों जैसे HIV तथा गैर संक्रामक बीमारियां, चिरकालिक रोग जैसे मोटापा,
हृदय रोग, अति तनाव और मधुमेह का व्यापक रूप से बढ़ रही है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है जो नई बीमारी आप देखते हैं, मोटापा हो गया, दिल से संबंधित समस्या हो गई, या फिर यहाँ एड्स के बारे में बता रखा है, या फिर बहुत सारे और भी ऐसे बीमारियां जो है आप आज के टाइम पे देख रहे हैं बहुत कॉमन हो गई है, बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। व्यक्ति का मोटा होना या फिर दिल से संबंधित समस्या, शुगर होना, बीपी होना बहुत नॉर्मल आज के टाइम पर ये हो गया है, हम देखते हैं। जनसंख्यिकीय परिवर्तनों से जनसंख्या का वह भाग बढ़ रहा है जिसे पोषण, देखभाल, सहायता और आहार सलाह की आवश्यकता है। ठीक है, अभी बता रखे हैं। एक तो ये लोग जो कि बीमारी आज के टाइम पे बढ़ती जा रही है, दूसरे हमारे जो वृद्धजन है, या फिर ऐसे ही आज के टाइम पे हम तो अपनी एज के भी लोग को ले लें, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी उत्पन्न होती जा रही है कि हमें नैदानिक पोषण और जो हमारे आहार की डाइटिशियन वगैरह होती हैं उनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं और हम बहुत सारे बाहरी फूड को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, जो कि आज से पहले मतलब एकदम से कोई चीज नहीं आती ना, धीरे 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 आ रही है। लेकिन अब क्या है, ट्रेंड बन रहा है तो एकदम से लोग उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पर है कि इन सब समस्याओं की वजह से हमें इनकी आवश्यकता हद से ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, विभिन्न बीमारियों की उचित प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय आहार का सुझाव, रोगी की पोषण स्थिति तथा आवश्यकता आकलन के उपरांत नैदानिक पोषण विशेषज्ञ आहार उपचारक द्वारा ही दिया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा, हमारा इसमें क्या होता है, आहार के नैदानिक पोषण में हमें स्वास्थ्य के बारे में बताया जा रहा है। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं समस्याएं बहुत उत्पन्न हो रही है, बीमारी हो रही है, हृदय संबंधित बीमारी हो रही है, मोटापा हो रहा है, शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, या फिर कोई बीमारी हो रही है। और कुछ हमारे वृद्धजन हो गए या फिर बच्चे हो गए जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है भोजन से रिलेटेड, या उनकी शारीरिक समस्या भी है। तो क्या है, इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें डाइटिशियन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें बताते हैं किस प्रकार का भोजन हमारे शरीर के लिए सही है, किस प्रकार के भोजन से हमारे शरीर का रोकथाम हो सकता है, किस प्रकार के भोजन से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है और हमारी प्रतिरक्षा क्षमता जो है वो बढ़ सकती है। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है, नैदानिक पोषण और आहारिकी से पता चलती है। तो ये महत्व है हमारे नैदानिक पोषण और आहारिकी के। तो आई होप आपको जो पॉइंट है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देख लेते हैं हमारा, तो क्या है, रोगियों के लिए आहार को संशोधित करते समय आहार विशेषज्ञ निम्न कारकों पर विचार करते हैं। जो हमारे डाइटिशियन है, जब वो रोगी जो भी है, कोई भी एज का व्यक्ति हो सकता है, तो हमें किन किन, जो डाइटिशियन होता है वो किन किन बातों का ध्यान रखता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जब डाइटिशियन किसी कोई भी व्यक्ति जाता है उसके पास, तो वो किन किन बातों का ध्यान देता है, किन किन बातों पर गौर करता है, क्या क्या बातें डाइटिशियन को जाननी जरूरी होती है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, जिसमें आंसर हमारा यही आने वाला है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किसी भी रोगी के लिए अगर जब वो भोजन तैयार कर रहा है या कोई भी लिस्ट तैयार कर रहा है, डे रूटीन तैयार कर रहा है, तो वो किन किन बातों पर ध्यान देगा, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, भोजन के प्रतिरूप, विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करने की आवृत्ति, बीमारी का निदान और डॉक्टर द्वारा दिया गया जो पर्चा होता है वो। तो पहले तो वो भोजन के बारे में कुछ जानकारी निकालेगा उससे, उसके बाद जो डॉक्टर ने, अब डायरेक्ट तो डाइटिशियन के पास कोई जाएगा नहीं, उसको कोई भी समस्या हो रही है तो वो पहले डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जाएगा, देखेगा, डॉक्टर उसको सलाह देगा कि आपको इनसे मिलना चाहिए। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो डॉक्टर का जो पर्ची है वो भी दिखेगा कि डॉक्टर ने कौन कौन सी दवाई दे रखी है, क्या क्या बातें लिख रखी है। तो हम ये देखते हैं कि भोजन से रिलेटेड बातें पहले तो पूछेगा, और दूसरा जो डॉक्टर की पर्ची है उसको वो लेगा। ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति और शारीरिक स्थिति, जिसमें खाने, चबाने, निगलने, पाचन और अवशोषण करने की क्षमता सहित विभिन्न प्रकार के भोजन के सेवन की आवृत्ति, भूख का एहसास और व्यक्ति की पसंद और नापसंद। अब यहाँ पे वो क्या देखेगा, फर्स्ट कि जो व्यक्ति है उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है। ठीक है, जिसमें हम खाने से लेकर चबाना, निगलना, जैसे कि कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसके दांत नहीं है, तो क्या है, वो चबाने में असमर्थ होगा, उतने अच्छे से नहीं चबा पाएगा, तो वो एज के हिसाब से देखेगा। कोई व्यक्ति है, यंग व्यक्ति है, जिसके गले में कोई दिक्कत है, अब वो भोजन नहीं ले सकता, चबाने वाला भोजन नहीं ले सकता, वो निगलने में उसको दिक्कत होगी, तो उसको किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। कोई बच्चा है जिसके मुंह में कोई दिक्कत हो गई है, वो भोजन नहीं खा पा रहा है,
तो वो भी देखेगा कि किस प्रकार की जो समस्या उसके अंदर उत्पन्न हो रखी है और किस प्रकार का भोजन उसको देना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी बातें जो है, जो आहार विशेषज्ञ है वो ध्यान में देता है। साथ ही में देता है कि देखता है और क्या, अवशोषण की क्षमता, कि अगर हमें किसी व्यक्ति को दाल देने की बात कर रहा हूँ तो दाल अवशोषित कर सकता है या नहीं कर सकता। हरी सब्जियाँ दे रहा हूँ तो वो अवशोषित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अवशोषित का मतलब क्या है कि उसको ग्रहण करना। अब वो ग्रहण करने के बाद अवशोषण वो होता है जब हमें पूरे पोषक तत्व उसके मिल जाते हैं और बाकी जो बचा हुआ खराब पदार्थ होता है जब वो शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है? तो वही हमारी अवशोषण की प्रक्रिया होती है। जब सारा प्रोटीन हम अपने शरीर में ले लेते हैं जितना होता है और बाकी जो वेस्ट पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, उसको हम बाहर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है? और व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन पसंद है, किस प्रकार का नहीं है। वहाँ पे वो चटपटा और तीखा नहीं देखेगा, वहाँ पे मतलब किस प्रकार का भोजन ले सकता है, वो अच्छे भोजन में ही होगा कि आप दाल ले सकते हो या फिर कुछ और सब्जियाँ ले सकते हो, राजमा वगैरह, इन सब की बातें वो करेगा। ठीक है? भूख का एहसास, शरीर की गतिविधियाँ और जीवन शैली, व्यवसाय, संस्कृतियाँ, जाति प्रथाएँ, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और धार्मिक विश्वास। ये सारी बातों का ध्यान जो है हमारे डायटीशियन रखते हैं कि व्यक्ति को भूख का एहसास कितनी मात्रा में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देखते हैं ना, व्यक्ति नॉर्मल कितना 3 टाइम खाना खा लेते हैं मोस्टली, सुबह, दोपहर और रात। ठीक? लेकिन कई व्यक्ति हैं जिनको इससे ज़्यादा भूख लगती है, कई व्यक्ति हैं जिनको इतनी मात्रा में भूख नहीं लगती है। उन्होंने सुबह खाया या सुबह चाय पी और रात को फिर डायरेक्ट खाना खाएँगे। तो ये भी एक समस्या होती है, ठीक है? तो वो भोजन भी इस प्रकार से देगा कि वो थोड़ी-थोड़ी देर में भोजन खाए और उसके शरीर में वो भोजन लगे। ठीक है? फिर शारीरिक गतिविधि भी देखेगा कि एक्सरसाइज़ हो रही है, नहीं हो रही, चलना-फिरना हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि कई बार होता है कि हम अगर एक जगह बैठे हुए हैं तो शरीर आलसी हो जाता है, जिससे उसको भोजन भी नहीं लेना पसंद होता है, ठीक है? तो वो जो एक्टिविटीज़ वगैरह है कि हम डेली लाइफ़ में किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी फ़ोकस करते हैं, ठीक है? जीवन शैली देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं, किस प्रकार का कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, संस्कृति देखते हैं, किस प्रकार की संस्कृति से बिलॉन्ग करता है, क्योंकि हम देखते हैं, हमारे यहाँ अलग-अलग संस्कृति है, हमारा खान-पान अलग है, कहीं फिश ज़्यादा खाया जाता है, तो कहीं केवल दाल-चावल खाया जाता है, कहीं नारियल के पेड़ ज़्यादा है, तो कहीं केले के पेड़ ज़्यादा है। तो ऐसे क्या है, हमारे यहाँ अलग-अलग वैरायटी देखी जाती है। तो जीवन शैली के बारे में पूछा जाएगा, जाति प्रथाएँ हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वो सारी चीज़ें डॉक्टर जो है गौर करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम जाओगे, तुम बीमार हो तो तुम्हें दलिया बोल देगा जाओ तुम खा लो। दलिया खा लो ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो बहुत सारी जाँच करेगा, उसके बाद ही एक रिज़ल्ट निकालेगा कि इस चीज़ में आपकी कमी है, यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है और ये प्रकार का भोजन आपको लेना चाहिए, ठीक है? तो हमारा जो आहार विशेषज्ञ होता है, वो निम्न बातों पर फ़ोकस करता है। इसमें और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसे कि मेनली तो हम ये देखेंगे डॉक्टर के द्वारा दी गई पर्ची, व्यक्ति का भोजन रूटीन जो होगा वो देखेंगे, व्यक्ति की जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं उसको देखेंगे, भोजन लेने का टाइम जो है उसको देखेंगे, किस प्रकार की बीमारी उसके अंदर है वो देखेंगे। तो 4-5 पॉइंट तो आप खुद से ही ऐसे बना सकते हो, क्योंकि आप भी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पता है कभी ना कभी तो गए होंगे, डॉक्टर कौन-कौन सी बातें आपसे पूछता है वो भी आपको पता है। उसी को आपको बस भोजन से रिलेट करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है? तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, आहार चिकित्सा क्या होती है हमारी? आहार चिकित्सा मतलब आहार क्या है? जो भोजन हम ले रहे हैं, चिकित्सा जो भी हम उसके लिए उपचार कर रहे हैं, ठीक है? तो वही हमारी आहार चिकित्सा होती है। भोजन का जो भी भी भोजन से रिलेटेड जो भी हम उपचार कर रहे हैं, उसको हम आहार चिकित्सा बोल रहे हैं, ठीक है? तो क्या है, चिकित्सकीय उद्देश्य के लिए भोजन के उपयोग से संबंधित आहार विज्ञान की एक शाखा है। तो ये क्या है हमारा चिकित्सकीय उद्देश्य क्या है कि भोजन के उपयोग से संबंधित एक हमारा आहार विज्ञान। मतलब हमने क्या किया है, विज्ञान के द्वारा भोजन को हमने रिलेट किया है, विज्ञान से भोजन को रिलेट किया है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, आहार चिकित्सकीय उपचार बोल रहे हैं। ठीक है? यह विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों की पोषण आवश्यकताओं और उनके लिए सही प्रकार के आहार निर्धारित करने से संबंधित है। जिस भी प्रकार के जो रोगी है हमारे, कोई भी समस्या उसको हो सकती है। अब देखते हैं हर समस्या में अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता हमें होती है। हमें अगर पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो खिचड़ी दलिया बोलेगा, या फिर कोई बड़ी ऐसी समस्या है जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है और काफ़ी लंबे समय तक चलती रहने वाली है। तो उसको किस प्रकार की भोजन की ज़रूरत है,
उसको पोषण तत्व की ज़रूरत है, उसको विटामिन की ज़रूरत है, उसको वसा की ज़रूरत है, रेशे की ज़रूरत है, तो उसकी आवश्यकता अनुसार, रोगियों की आवश्यकता के अनुसार भोजन देना ही हमारा आहार चिकित्सा कहलाता है। ठीक है? तो ये पॉइंट भी काफ़ी ईज़ी था कि रोगी की जिस प्रकार की आवश्यकता है, उस प्रकार से उसको भोजन देना हमारा आहार चिकित्सा चिकित्सा होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है आहार चिकित्सा के उद्देश्य। अब हम आहार चिकित्सा मतलब लेकर आए हैं अपनी लाइफ में, तो उसका क्या मोटिव है लाने का, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो आप खुद भी बता सकते हो। हर रोगी एक जैसा नहीं होता, हर रोगी की एक जैसी बीमारी नहीं होती, उनकी ज़रूरतें भी एक जैसी नहीं होती, अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं। तो अलग-अलग ज़रूरतों के अनुसार रोगियों को भोजन देना या फिर उनकी जो रोग क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या है, आहार चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है? मरीज़ की भोजन संबंधित आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार की योजना बनाना। अब मरीज़ का जिस प्रकार का आहार है, मान लो किसी मरीज़ ने 1 महीने से लगातार उसने बाहर का ही खाना खाया है। बाहर से ऑर्डर करवाया है या खुद बाहर गया तो बाहर से मोमोज़, चाउमीन जो भी उसको खाने को मिल रहा है उसने ले लिया। अब उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो अब वो देखेंगे ना कि उसने कुछ टाइम पहले से 1 महीने से पहले से 15 दिन पहले से क्या खाना चालू किया था जिससे उसकी तबीयत खराब होने लग गई। अब उसको कितने दिन तक अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन लेना पड़ेगा जिससे उसकी जो अभी की स्थिति है वो ठीक हो पाए। तो रोगी को मेन रखा जाता है और उसने किस प्रकार का भोजन पहले लिया और किस प्रकार का भोजन उसको अब लेना पड़ेगा, वो हम आहार चिकित्सा के अंदर रखते हैं। ठीक है? बीमारी के हालात को सुधारने और नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। अब व्यक्ति को अगर कोई भी समस्या है, ठीक है? तो उसके आहार में संशोधन की आवश्यकता हमेशा ही होती है। आहार संशोधन क्या? जब हम आहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं, उसको हम आहार संशोधन बोलेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर रोगी है तो हमें पता है कि उसको आहार में संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि रोगी है, वो आम व्यक्ति जैसा खाना नहीं खा सकता, उतनी मात्रा में नहीं खा सकता जितने में आम व्यक्ति खा रहा है, जो कि ठीक है पूरी तरीके से। तो रोगी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, उसके आहार में परिवर्तन कर रहे हैं। पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करना। पोषणहीनता की कमी है, जब पोषण की कमी हो रही है उसके अंदर, तो हम आहार की जो क्षमता है, आहार की उपचार करने की जो क्षमता है, उसको बढ़ा देंगे। जब हमारा पोषण कम हो रहा है, तो आहार से उपचार की जो स्थिति है, उसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है? दीर्घकालीन व अल्पकालिक बीमारियों में आहार उपचार और समस्या को रोकने में मदद करता है। हम देख रहे हैं कि कोई बीमारियाँ कुछ टाइम के लिए होती है और कोई बीमारियाँ लंबे समय के लिए होती है। जैसे आप फीवर ले सकते हो, वो कुछ टाइम के लिए होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता। लेकिन अगर हम शुगर की बात ले लें, बीपी की बात ले लें, तो क्या है वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ हैं। दोनों की ज़रूरतें अलग-अलग हैं। अगर ऐसा नहीं है कि जो जो व्यक्ति जिसको बुखार है और जिसको बीपी है, उसको हम एक प्रकार का खाना दे दें तो दोनों ठीक हो जाएँगे। नहीं, हमें पता है कि बीमारी जो है मतलब जो हमारा बुखार है वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा और हमारा जो शुगर है, बीपी है वो लंबे समय तक चलने वाला है। तो दोनों मरीज़ों की स्थिति के अनुसार भोजन हम उनको देंगे। किसके द्वारा? आहार चिकित्सा के द्वारा। तो ये हमारे आहार चिकित्सा के उद्देश्य थे, जहाँ पे हम मरीज़ की अलग-अलग ज़रूरतों के अनुसार उनको भोजन प्रदान कर रहे थे, जिससे कि उनकी रोग क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पोषण देखभाल। अब हमारा पोषण देखभाल क्या होता है उसको हम समझेंगे। हम पोषण ही समझते हुए आ रहे हैं, अब पोषण देखभाल किस प्रकार से हम कर सकते हैं, पोषण देखभाल क्या होता है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल निम्न गतिविधियों का एक संगठित समूह है जिसमें शामिल है, ये हेडिंग है हमारी, कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पोषक देखभाल में सम्मिलित है, वो ये है। पोषण स्थिति का आकलन, मूल्यांकन। मतलब कि हमने क्या अब एक हमने डाइट दे दिया। स्टार्टिंग में हमने क्या किया मरीज़ को बुलाया, उसकी देखभाल की, उसको बताया किस प्रकार की भोजन की आवश्यकता तुम्हें है, उसने जब वो भोजन लिया, तो हम क्या करेंगे आप रिज़ल्ट देखेंगे कि उसने जो भोजन लिया है वो ठीक मतलब उसके शरीर में कितना प्रभाव डाल रहा है, उसकी बीमारी ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो हमारे पोषण मूल्यांकन के अंदर आएगा, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं मरीज़ की पोषण स्थिति में कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उस डाइट को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसमें हमें कुछ न कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत
होगी। ठीक है, पोषण समस्या का निदान करेंगे। अगर वही है कि अगर ठीक नहीं हुआ है तो उसको हमें उसका निदान करने की आवश्यकता होगी, उसमें चेंज करने की आवश्यकता हमें होगी। पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना और वरीयता तय करना। वही यहाँ पर भी बता रखा है जो मैंने आपको बता दिया कि जो भी पोषण आवश्यकताएं है, मेरी पोषण आवश्यकता ये थी कि मुझे लेना था हरी सब्जियों के साथ मुझे थोड़ी दाल भी लेनी थी और उस दाल में जैसे हम चना ले लेते हैं, मूंग ले लेते हैं, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है? डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें हरी सब्जियाँ लेनी है और तुम किसी भी प्रकार का दाल ले सकते हो। तो मैंने उसमें क्या किया, दाल लिया, लेकिन मैंने मूंग और चने की दाल को ही छोड़ दिया। दूसरी दालें मैं लेने लग गई, जिससे कि कुछ सुधार हुआ, लेकिन जितना डॉक्टर चाहते थे उतना सुधार नहीं हो पाया। तो अब जिस चीज़ की मुझे ज़्यादा आवश्यकता होगी वो उसको वरीयता प्रदान करेंगे, मतलब उसको प्रमुख रखेंगे कि हरी सब्जियों के साथ तुम्हें चने और मूंग की दाल लेनी ही लेनी है। तो वही चेंजेस हो रहा है और कुछ भोजन को वो प्रमुख रख रहे हैं, जैसे चने की दाल हो गई और मूंग की दाल हो गई, तो उसको वरीयता प्रदान कर रहे हैं। तो वही है हमारा इस वाले पॉइंट में कि हम मेरी जो भी आवश्यकता होगी, जो भी पोषण आवश्यकता होगी, उसके अनुसार क्या है, ये टाइम टाइम पे हस्तक्षेप करते रहेंगे, मतलब उसमें चेंजेस करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि जो हमने डाइट बनाया है उससे इसको कितना प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो वो चेंजेस भी उसके अंदर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। यही हमारे इस पॉइंट के अंदर है, यही पोषण देखभाल के अंदर आएगा। पोषण देखभाल परिणामों का मूल्यांकन और जांच तथा यदि आवश्यकता हो तो उसमें परिवर्तन करना हमारा होता है। ठीक है, हमने पोषण देखभाल में मेन यही है, हमने जांच की, अगर सब कुछ ठीक है तो बढ़िया है, अगर ठीक नहीं है तो हम उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको जो पॉइंट है समझ में आ गया होगा। पोषण देखभाल यही है, हमने मरीज को सब कुछ तैयार करके दे दिया है, बस हमें रिजल्ट देखना है कि हमने जो चेंज किया है उसके अंदर, तो उससे उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है, उसी को हम पोषण देखभाल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब पोषण मूल्यांकन समझ लेते हैं। हमारा पोषण देखभाल के अंदर ही आपने ये पॉइंट पढ़ा था, पोषण मूल्यांकन। ठीक है, अब उसकी एक हेडिंग है हमारी पूरी, पोषण मूल्यांकन क्या होता है। तो हमने देखा मूल्यांकन क्या, रिजल्ट एक तरीके से, कि मैंने एक साल मुझे एक टीचर ने पढ़ाया, बीच में एक एक दो यूनिट टेस्ट लिए और एंड में जाके अब मुझे एग्जाम देने की बारी है और फिर मेरा रिजल्ट आएगा। वैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हें ये भोजन की आवश्यकता है, मैंने वो भोजन लिया। अब डॉक्टर इलाज करेंगे, चेकअप करेंगे और मुझे बताएँगे कि उसका जो रिज़ल्ट है कितना अच्छा आया है, कितना इफ़ेक्टिव आया है। वही एक तरीके से हमारा पोषण मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है? क्या है? रोगी को पोषण स्थिति व पोषण संबंधित आवश्यकता की निम्न जानकारी के आधार पर मूल्यांकन क्रम। अब हमें क्या है, ये बता रखा है कि हमें इस प्रकार से रोगियों को बताना चाहिए कि पोषण मूल्यांकन किस क्रम में होता है। जैसे ए, बी, सी, डी। यहाँ पे हमें ए बता रखा है, तो क्या है, एथ्रोपोमेट्रिक मानवम मानवमित्या। अब ए से हमारा क्या है, एथ्रोपोमेटिक, इसमें क्या है, माप, लंबाई, वजन वह अन्य शारीरिक माप। हमें रोगी को बताना चाहिए कि पोषण मूल्यांकन में कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से आती है, तो उसको हम ए बी सी डी द्वारा समझा सकते हैं। जैसे ए से हमारा आ गया एथ्रोपोमेटिक, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, हमारे शरीर का भार आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी, वजन आ जाएगा, या कोई भी शारीरिक माप जो है वो हमारे इसके अंदर आ जाएगा। हमारी हाइट हो गया, हमारी लंबाई हो गई, वजन हो गया, जो भी चीजें हैं इसके अंदर हमारी आ जाएगी। वही बी से हमारा क्या है, बायोकेमिकल आ जाएगा। बी से हमारा बायोकेमिकल आएगा, जिसमें क्या है, जैव रासायनिक मूल्यांकन है ये। प्रयोगशाला में जैव रासायनिक जांच, जैसे कि रक्त जांच हो गया, मल मूत्र इत्यादि का जांच हो गया, और भौतिक मापों की जानकारी को डॉक्टर निदान से संबंधित करता है। तो इस प्रकार से हम रोगी को बता सकते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि एबीसीडी मूल्यांकन क्या है, यहाँ पे आपको सब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए और बी ही इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ए और बी को पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा क्यों जरूरी है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि एबीसीडी से आप किस प्रकार से रोगियों को बता सकते हैं कि उनको किस प्रकार के इलाज की आवश्यकता है, मतलब किस प्रकार का उनको चेकअप करवाने की जरूरत है, ये आप बता सकते हैं। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। या फिर एथोपोमेट्रिक और बायोकेमिकल को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, ये आ सकता है।
इसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं ये बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे कुछ आहार के प्रकार हमें बता रखे हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा आहार के प्रकार में क्या है। तो फर्स्ट हमारा नियमित आहार है जो कि हम डेली लेते हैं, हमारा सामान्य आहार। ठीक है, हम अपनी लाइफ में डेली जो हम ले रहे हैं, दाल चावल ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, मीट मछली ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, ये सब हमारा जो है नॉर्मल आहार हो गया। फिर है हमारा संशोधित आहार या फिर चिकित्सकीय आहार। तो संशोधित आहार क्या, जिसमें हमने कोई चेंज किया है, डॉक्टर के द्वारा हमारे भोजन में कुछ चेंज किया गया है, उसको हम संशोधित आहार बोलेंगे। ठीक है, नियमित आहार क्या है, तो संतुलित आहार में एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा। संतुलित आहार में स्वस्थ व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी जो भी खाद्य समूह की हमें आवश्यकता होती है वो इसके अंदर शामिल है। मतलब कि जो भी हम ले रहे हैं भोजन अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी हम यूज कर रहे हैं, मेनली हमारा वही नियमित आहार होता है। ठीक है, वही संशोधित आहार क्या है, तो एक मिनट मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सघनता और बनावट, मतलब सघनता और जो भी है हमारा हम किस प्रकार से कितनी मात्रा में ले रहे हैं, मेन ये है। किस प्रकार से इसको बनाया गया है वो है, उसमें हम कौन कौन से परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे तरल पदार्थ या फिर तरल और नरम पदार्थ। मतलब नरम आहार बता रखा है यहाँ पे कि जैसे मान लो कि मैं कुछ टाइम से ठोस आहार ले रही थी, चबाने वाला, लेकिन मेरे शरीर में कोई दिक्कत थी जो कि धीरे धीरे बढ़ गई। गले में मान लो कोई दर्द था, लेकिन मैं वो वाला पदार्थ ठोस आहार ले ही जा रही थी। अब क्या है, वो समस्या धीरे धीरे बढ़ गई, तो अब मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ठोस आहार ले पाऊँ। तो क्या होगा, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा आहार के अंदर, जहां पर हम तरल पदार्थ ले सकते हैं या फिर तरल और नरम आहार ले सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा इसके अंदर होती है। ठीक है, ऊर्जा और कैलोरीज के अंदर होता है। पोषक तत्वों की अधिक या कम मात्रा हम इसमें तय करते हैं कि व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्व अगर कम है तो पोषक तत्व उसको ज्यादा देना पड़ेगा भोजन के द्वारा, और अगर ज्यादा है तो कुछ मात्रा में हमें उसको कम करने की आवश्यकता होगी। भोजन की संख्या में परिवर्तन होगा, जैसे कि व्यक्ति कम भोजन ले रहा है तो थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, और ज्यादा ले रहा है तो उसको कम मात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ कुछ चिकित्सकीय आहार के बारे में बता रखा है हमारा कि चिकित्सकीय आहार, संशोधित आहार, यह चिकित्सकीय स्थिति के आहार का हिस्सा है जो कुछ खास खाद्य पदार्थों या पोषक तत्वों के सेवन को नियंत्रित करके रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। मेनली यहाँ यही बता रखा है कि हमारा चिकित्सकीय आहार क्या है, तो रोगी के जीवन के अनुसार, रोगी के रोग के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, उसके आहार में कोई ना कोई परिवर्तन ला रहे हैं। ठीक है, उसी को हम आहार संशोधन या फिर चिकित्सकीय आहार बोलेंगे। ठीक, संशोधन का मतलब यही है कि हम व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार उसके भोजन में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, उसी को हम चिकित्सकीय आहार या फिर संशोधित आहार बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमें मेन इसके अंदर बता रखा है। नेक्स्ट हमारे यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं हमारे संशोधित आहार के, किस प्रकार के हमारे संशोधित आहार हो सकते हैं वो हमें यहाँ बता रखा है। जैसे सघनता और बनावट में परिवर्तन, फर्स्ट पॉइंट हमने वहां पढ़ा था ना, सघनता और बनावट में परिवर्तन। तो तरल आहार फर्स्ट यहाँ में दे रखा है। कमरे के तापमान पर सामान्य द्रव अवस्था में रहते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में या फिर एक नंबर में पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा आहार तापमान जो है वो द्रव अवस्था में रहता है कमरे के तापमान में, तो हमारा तरल आहार होता है। इन्हें पूर्ण तरल आहार के रूप में भी जाना जाता है। तरल आहार मतलब हमारा लिक्विड फॉर्म में जो भी हमारा भोजन होता है, सूप वगैरह हो गया, वो इसके अंदर आएगा। यह फाइबर से मुक्त होते हैं और पोषण रूप से पर्याप्त होते हैं, जैसे कि उदाहरण दे रखा है नारियल पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक इत्यादि। इसके बहुत से लाभ है, जैसे अगर जठरांत तंत्र, जैसे कि हमारी जो गले की जो ये गले का एरिया होता है, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो क्षेत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है तो पोषक तत्व आसानी से संशोधित हो जाता है। उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो चबाने या निगलने में असमर्थ है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव रोगी। अब यहाँ बता रखा है जिसको यहाँ पे कोई भी मतलब समस्या नहीं है तो वो तो आसानी से भोजन निगल सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई समस्या है, तो वो भोजन सही से नहीं निगल पाएगा, तो उनके लिए ये सारे आहार जो है, तरल आहार जो होते हैं वो आते हैं।
और आपसे पूछे कि सबसे सर्वोत्तम तरल आहार हमारा कौन-सा होगा, तो आपका नारियल का पानी होगा। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ जा सकता है, जिसमें ये चारों ही आपके अंदर होंगे। नारियल का पानी, फलों का रस, सूप या फिर दूध हो गया। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, फलों का रस लगा देंगे, लेकिन नारियल का पानी सबसे सर्वोत्तम तरल आहार होता है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्या बता रखा है यहाँ पे, तो हमारा पूर्ण रूप से जो भी तरल आहार होता है वो बता रखा है। तो जो सघनता में तरल आहार से और भी अधिक पतला होता है, मतलब जो नारियल पानी, सूप और फल के जूस से भी ज़्यादा पतला आहार होता है, उसको हम पूर्ण तरल आहार के अंदर रखते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए तो स्पष्ट रूप या सूप या फिर रस। मतलब ऐसा लुगदी क्या होती है, जैसे कुछ गोल-गोल से बन जाते हैं ना, आप वो देखते हो। तो वो भी उसके अंदर ना रहे, बिल्कुल भी ना रहे, वो एकदम पिसा हुआ एकदम पानी के जैसा हो जाए, उसको हम क्या करेंगे, पूर्ण तरल आहार के क्राइटेरिया के अंदर रखेंगे। ठीक है? तो ये इसके लाभ क्या है, हम सर्जरी के तुरंत बाद इसको दे सकते हैं। व्यक्ति वो भी लेने के लिए सक्षम नहीं है, मान लो कि अगर वो तरल आहार भी नहीं ले सकता, तो तब उस स्टेज में हम उसको पूर्ण तरल आहार देते हैं। ठीक है? नरम आहार हमारा कौन-सा होता है? तो मुलायम जो होता है, नरम आहार आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो मुलायम होंगे। जैसे खिचड़ी वगैरह हो गया, दलिया हो गया, ये हमारा मतलब पूर्ण रूप से पका हुआ, वो इसके अंदर आएगा। ये नरम लेकिन ठोस खाद्य पदार्थ होते हैं, नरम होते हैं लेकिन हल्के-फुल्के ठोस जो है इसके अंदर पदार्थ होते हैं। जो हल्के पकाए जाते हैं, यह अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं। किसी भी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को हम गैस बनाने वाला पदार्थ जो है वो नहीं देंगे, तो ये ऐसे पदार्थ नहीं होते हैं। इन आहारों को चबाना और पचाना आसान होता है, जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, साबूदाना की खीर और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो क्या बता रखा है, इस तरल आहार से अपाचन, पेट के फूलने, मतली मतलब उल्टी जैसा जो मन होता है, ऐंठन अथवा किसी भी अन्य जोखिम का खतरा कम से कम हो जाता है। तो जब भी हम ये ऐसा भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर में कुछ समस्या उत्पन्न, अगर हम बीमार हैं तो हम नॉर्मल भोजन नहीं ले सकते, ज़्यादा तेल वाला नहीं ले सकते, ज़्यादा मसाले वाला नहीं ले सकते। तो उस स्टेज में अगर हम ये आहार लेते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा कैलोरी सेवन में वृद्धि या कमी। अब यहाँ हमें बता रखा है कि हम जब ऊर्जा ले रहे हैं, कैलोरी ले रहे हैं, तो अगर वो कम है, मतलब कम है या ज़्यादा है, तो कौन-सी समस्या हमें उत्पन्न हो सकती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है, ऊर्जा सेवन में वृद्धि। उदाहरण, ज्वर की स्थिति में दिया गया आहार। हम क्या करेंगे, अपनी कैलोरी को तब बढ़ाएँगे जब हमें फ़ीवर है, उस टाइम पे जो जो आहार हम देते हैं व्यक्तियों को, उसमें कैलोरी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? और हम कब कम करते हैं इसका सेवन? तो मोटापे की अवस्था में हम कैलोरी को बहुत कम मात्रा में लेते हैं। अगर हम बीमार हैं तो हमें कैलोरी की सेवन ज़्यादा करने की आवश्यकता है, और वहीं अगर हम मोटापे की स्थिति में कैलोरी को ज़्यादा लेंगे तो अब हम और मोटे हो जाएँगे। इसलिए हम उस टाइम क्या करते हैं, कैलोरी को कम मात्रा में लेते हैं। तो हम कैलोरी को आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा करते रहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर हम कुछ पोषक तत्व देखने वाले हैं, जिनकी हम कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा को समझेंगे। किस टाइम पे हमें कम मात्रा में वो लेना चाहिए और किस टाइम पे हमें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। तलकीरिया की अवस्था में अधिक प्रोटीन लेना है, मतलब जब भी हमारी कोई भी सर्जरी हो रही है, किसी भी प्रकार की सर्जरी होगी, तो हमें क्या है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता होगी। तो ये आपसे एक मतलब एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपके आने वाले हैं तो उसमें भी पूछ लिया जा सकता है कि सर्जरी की स्थिति में हमें किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता उस टाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। गुर्दा, जब किडनी खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें प्रोटीन लेना होता है। तो मतलब सर्जरी के बाद, और हमें अगर हमारी किडनी खराब है तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन दोनों में हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अधिक या कम रेशा, हम मतलब अधिक या कम रेशा कब लेते हैं? तो पीलिया में वसा की कमी, हम पीलिया जब हमें होता है तो हम कम मात्रा में वसा लेते हैं, ठीक है?
कम मात्रा में हम वसा को कंज्यूम करते हैं जब हमें पीलिया होता है तो। उच्च रक्तचाप में सोडियम लेने पर रोक। नमक आप देखते हैं ना, आपको बोलते हैं बीपी के टाइम पे नमक हमें नहीं लेना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, तो वही है यहाँ पे कि हमें नमक उस टाइम कंट्रोल करना चाहिए। हमारा उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हमारा बीपी होता है, ठीक है। तरल पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध। इस टाइम पे हम तरल पदार्थ के सेवन को भी कम करते हैं, ठीक। तो ये हमारे कुछ बीमारियां बता रखी थी और उसके बाद हमें किस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो हमें यहाँ पर बता रखा था। आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्या है हमारा भोजन देने के तरीके। अब आप देखते हैं भोजन देने के अलग-अलग तरीके होते हैं जब हम बीमार होते हैं तो। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि भोजन देने का सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन-सा होता है? तो मुँह से भोजन देना सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक? बाकी रोगी की स्थिति के अनुसार हम अलग-अलग प्रकार से उनको भोजन देते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, फर्स्ट मुँह से भोजन खिलाना सबसे ऊपर फर्स्ट पे ही हमेशा रहेगा। दूसरा नली द्वारा, मतलब जो हम यहाँ पे गर्दन ले लें तो गर्दन के द्वारा यहाँ पर हम ट्यूब लगा के क्या करते हैं भोजन व्यक्ति को देते हैं जब वो मुँह से खाने में असमर्थ होता है तो। या फिर अंतःशिरा द्वारा, नसों के द्वारा भी हम क्या करते हैं भोजन व्यक्तियों के शरीर में डालते हैं। तो वो हमारा अंतःशिरा के अंदर आ जाएगा। मुँह से भोजन देना देना क्या है? रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका हमारा मुँह से भोजन खिलाना ही है कि वो भोजन खाए। भले ही वो नरम भोजन खा रहा है, तरल भोजन खा रहा है या फिर ठोस भी खाने की अवस्था में है, तो वो मुँह से ही सबसे पहले डॉक्टर चाहेंगे कि भोजन मरीज़ जो है वो ले। अगर ऐसी स्थिति में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दिया जाता है। यदि जठरांठ जो एरिया है हमारा गर्दन का क्षेत्र है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत हो रही है, मतलब मुँह में कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है, तो हम इस एरिया के द्वारा क्या करते हैं भोजन को देते हैं मरीज़ के शरीर के अंदर, ठीक है? अंतःशिरा में क्या करते हैं तो रोगी को पोषण विशेष दिलाने रोगी को पोषण विशेष, मुझे ये ठीक से दिख नहीं रहा तो मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है हमारा अंतःशिरा के अंदर क्या है। तो मेनली वो व्यक्ति जो है या जो मरीज़ है वो सक्षम नहीं है, ना तो वो मुँह से भोजन ले सकता है, ना ही जो हमारा ये वाला एरिया था नली द्वारा, ना इसके द्वारा वो भोजन ले सकता है। तो अंतिम जो हमारा भोजन देने का तरीका होता है वो हमारा अंतःशिरा के द्वारा होता है। जब जैसे आप देखते हैं हमें ग्लूकोज़ चढ़ता है, तो उसी प्रकार से क्या है हमें नसों में क्या किया जाता है भोजन जो है या जो ऊर्जा है, उसी मात्रा में हमें दी जाती है, उसी फॉर्म में हमें दिया जाता है। जब व्यक्ति क्या होता है असमर्थ होता है मुँह से और नली द्वारा भोजन लेने में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा सबसे सही तरीका कौन-सा है भोजन देने का, तो मुँह से जो है हम भोजन लेने का सबसे सही तरीका हमारा होता है। ठीक है? तो ये हमारे कुछ भोजन देने के तरीके थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो चिरकालिक रोगों की रोकथाम। चिरकालिक मतलब जो बहुत लंबे समय से चलने वाले रोग हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले रोग हैं, उसको हम चिरकालिक रोग कहते हैं। उसका रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सही आहार, अच्छा पोषक व स्वस्थ जीवन शैली चिरकालिक रोगों को नियंत्रण करने व उनके प्रारंभ होने में विलंबित कर सकता है। क्या बता रखा है कि अगर हमने सही आहार लिया है, अच्छा पोषक तत्व लिया है, तो स्वस्थ जीवन शैली जो होगी हमारी चिरकालिक रोगों को नियंत्रित कर सकती है और उसको आने में विलंबित कर सकती है। मतलब जैसे कि मैं इस एज में मैंने बहुत ज़्यादा ही बाहर का भोजन लेना चालू कर दिया। मैं घर का भोजन कुछ नहीं खा रही हूँ, पोषक तत्व मैं नहीं ले रही। तो बहुत जल्दी ही मुझे कुछ न कुछ रोग हो जाएगा मेरे शरीर के अंदर, ठीक है? लेकिन वही मैं अच्छा आहार ले रही हूँ, तो मैं 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक भी हो सकता है कि स्वस्थ ही रहूँ, ठीक है? बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो वही है कि अगर हम अच्छा आहार ले रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट, हम जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उसमें वसा और शक्कर की मात्रा अधिक होती है तथा रेशेदार और अन्य लाभदायक पौष्टिक आवश्यक कम होते हैं। ये बता रखा है कि हम जिस भी भोजन का मतलब हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर किसकी वसा और शक्कर की आवश्यकता, मतलब मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन हमें ये एक लिमिटेड मात्रा में ही चाहिए होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
जो अन्य पोषक तत्व है उसको हमें इसमें ऐड करना चाहिए। शहरों भारतीयों की जीवन शैली में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। उनके आहार में वसा तथा परिष्कृत शक्कर, अधिक लवण युक्त खाद्य पदार्थ तथा अधिक सोडियम अंश वाले संसाधित खाद्य पदार्थ का उपयोग बढ़ा है और शारीरिक गतिविधियों में कमी आई है। तब यहाँ पे क्या बता रखा है कि हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में पहले तो हम अपने ही क्षेत्र का, अपने ही जगह का हम भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन हमने बाहरी संस्कृति को जब से अपनाना चालू किया है, कुछ न कुछ आप देखते हैं परिवर्तन है। उनके भोजन में और हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है? तो वही भोजन जब यहाँ पर आ गया है, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। हमारी शारीरिक गतिविधि भी जैसे मैं अपनी एज की बात कर लूँ, तो हम क्या करते हैं या फिर हम थोड़ी कम एज की बात कर लूँ, तो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं, बस हमारा इतना ही चलना-फिरना होता है। बीच में हमने खा लिया, मोमोज़ खा लिया, चाउमीन खा लिया, बर्गर खा लिया, कुछ भी खा लिया, हमारी गतिविधि ज़्यादा नहीं है चलने की। जिस वजह से क्या होगी, वो चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी और हमारी तबीयत खराब होने लग जाएगी। तो इन सब चीज़ों का हमें क्या है, सेवन जो है थोड़ा कम करना चाहिए। दीर्घकालिक रोगों को रोकने में नैदानिक पोषण चिकित्सकीय उचित आहार परामर्श तथा समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने में मदद करता है। तो हमारा जो नैदानिक पोषण है, ये हमारा आहार की है, तो इसीलिए बनाया गया है ताकि हमें बता सके कि कौन-सी चीज़ें हमारे लिए सही है, कौन-सी चीज़ें हमारे लिए गलत है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप सारी सारी चीज़ें त्याग ही दो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें मन करता है, हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं तो खाने का मन करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही चीज़ हम हमेशा खाते ही रहें। हम उसकी मात्रा में थोड़ा कभी मतलब हम उसको कम कर सकते हैं। आज खा लिया, आज से 1 महीने बाद खा लिया। तो इस तरीके से हम एक तरीका बना सकते हैं चीज़ों को खाने का। तो हमारी जो आहार की होती है, हमारी नैदानिक पोषण जो है, वो हमें यही समझाता है कि किस प्रकार का भोजन हमारे लिए सही है। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने पॉइंट नहीं डाला है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, तो फिर मैं इसका हेडिंग जो है वो मैं बता देती हूँ आपको। निम्न का संपूर्ण ज्ञान और समझना आवश्यक है। विषय क्षेत्र जैसे पोषण, खाद्य मतलब यहाँ पे हमें मेन जो है, हमें जब हम आहारकी के फील्ड में जाना चाहते हैं, इसका टॉपिक मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है? तो ये आप हेडिंग राइटिंग को इग्नोर करना। ये आप इसका हेडिंग बना देना, ठीक? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यही है कि हम जब आहारिकी के फील्ड में जाएँगे, नैदानिक पोषण के फील्ड में जाएँगे, तो इस समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। विषय क्षेत्र जैसे कि पोषण, खाद्य विज्ञान तथा मूलभूत विज्ञान विषय जैसे रसायन, जीव विज्ञान, भौतिकी, शारीरिक विज्ञान जैसे जैव रसायन। तो हमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे देखने पड़ेंगे, इसको समझना पड़ेगा जब हम आहारिकी के क्षेत्र में, उसके फील्ड में, कार्य क्षेत्र में जाने की कोशिश करना चाहते हैं। मतलब हम वहाँ पे कोई भी जीविका लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? रोग की स्थिति में शारीरिक परिवर्तन देखेंगे, पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में परिवर्तन, पारंपरिक और जातीय व्यंजन में विधियाँ, रोगी से प्रभावित रूप से बातचीत करने की विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, वही खाता रिकॉर्ड रखना, मनोवैज्ञानिक आदि चीज़ों को समझना। तो हम ये सारे पॉइंट्स तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ में ये कुछ है जैसे रोगी की स्थिति किस प्रकार से है, रोगी की मतलब उसकी संस्कृति के बारे में हम देखेंगे, उसके खान-पान की बातों को हम ध्यान देंगे, उसकी स्थिति किस प्रकार से है। तो हम जब भी इस फील्ड में जाना चाहेंगे, यहाँ कार्य क्षेत्र बनाना चाहेंगे, तो हमें रोगी की बहुत अब जिसे आप बोलते हैं ना कि जो उसकी जीवन शैली को ही हमें समझना पड़ेगा, जब हम आहारिकी के या फिर नैदानिक पोषण के फील्ड में जाने की जो प्रयास है वो करेंगे तो। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि हमें किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता होगी। वो कौशल क्या है? नैदानिक और जैव रासायनिक मापदंड का उपयोग कर रोगियों के पोषण की स्थिति का आकलन। मतलब रोगी की स्थिति किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसका भोजन है, रहने का तरीका है, रहन-सहन है,
तो वो हम क्या देखेंगे जब हम नैदानिक पोषण के अंदर जाएंगे, तो इस प्रकार का कौशल हमारे अंदर होना चाहिए। व्यक्तिगत रोगियों को विशिष्ट रोगी परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार अनुकूल आहार योजना तैयार करना। जैसी रोगियों की आवश्यकता होगी, उसकी स्थिति होगी, उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, उसको भोजन देंगे। ठीक है। आहार परामर्श हेतु बातचीत का कौशल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी आपको आए तो आप बस डांट के बोल दो कि नहीं तुम्हें ये भोजन लेना ही होगा। हमें बात करने का तरीका आना चाहिए, लोगों को समझाने आना चाहिए। तो इस प्रकार का कौशल व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जब वो इस फील्ड में जाना चाहता है तो। ठीक है। संस्कृति वातावरण अपनाने का कौशल, भोजन निषिद्धता का ज्ञान, मतलब भोजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए अच्छी खासी। विभिन्न आहार, दवाओं और पोषक पूरकों की उपयोगिता का पता लगाने लगाने के लिए प्रयोगशाला शोध और रोगियों के साथ प्रयोगात्मक रूपरेखा तैयार कर पाना। मतलब एक तरीके से उनको पता होना चाहिए, अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपके अंदर ये कौशल होना चाहिए कि आपको दवाइयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप कोई भी प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग कर सकते हो, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति किसी प्रकार का टेस्ट लेकर आया है, ब्लड टेस्ट लेकर आया है और आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तो क्या है, आपको इस टाइम पर दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो ये सारी जो कौशल है एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जब वो आहारिकी के फील्ड में जाना चाहता है तो। ठीक है। कुछ और योग्यता यहाँ जैसे बता रखी है, 10वीं पास या 12वीं पास और बीएससी होनी चाहिए, बीएससी विद होम साइंस होना चाहिए। बीएससी की डिग्री इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। आहार विशेषज्ञ के लिए क्या है, ये हमारा आहार विशेषज्ञ अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, हमारा 12th के बाद आपको बीएससी करनी है, उसके बाद आहार विशेषज्ञ आप बनना चाहते हो तो आपको डायटेटिक्स में मतलब वो डिप्लोमा करना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारा डायटेटिक्स एक हमारी उपाधि है, उसको आपके अंदर उसकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो तो। एमएससी की जो एक और हमारी डिग्री है वो भी आपको लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे खाद्य विज्ञान से रिलेटेड है। तो इस प्रकार की डिग्री ऐसी आराम से आप नहीं बन सकते। जैसे आपने देखा डायटीशियन के ऊपर, अगर आपको कभी शक हो तो आप देख लेना कि वो इतनी सारी डिग्रियाँ जो है वो पास करके आया हुआ है, तो वो आपको गलत नहीं बताएगा। ठीक है। तो ये सारी आवश्यकताएँ होती है हमें जब हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर आ गए हैं कौन-कौन से कार्य क्षेत्र हैं हमारे आहारिकी से रिलेटेड, उसको हम समझ लेते हैं। नैदानिक पोषण और आहारिकी हमारे दोनों ही हैं यहाँ पे। तो नैदानिक पोषण विशेष खिलाड़ियों के लिए है, मतलब ये बता रखा है नैदानिक पोषण जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, पहली बात तो वो बता रखी है हमारे। अस्पताल हो गया, जिम, विद्यालय में आहार विशेषज्ञ, ये एरिया है, अस्पताल है, जिम है, विद्यालय है। यहाँ पर हम आहार विशेषज्ञ की हम नौकरी कर सकते हैं। वैसे खिलाड़ी हो गए, जैसे आप देखते हैं क्रिकेटर होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, तो उस जगह पे नैदानिक पोषण की हम जो काम है, कार्य है वो कर सकते हैं, वहाँ नैदानिक पोषण की आवश्यकता हो सकती है। आहार सलाहकार हम बन सकते हैं, आहार चिकित्सक का भी कार्य हम कर सकते हैं, जो कि हमारे आहारिकी के क्षेत्र में आता है। चिकित्सकीय शोध कर सकते हैं, हम शोधकर्ता बन सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमें फूड के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी, तो हम फूड का भी एक हम इंस्पेक्टर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है। महाविद्यालय में हम प्रोफ़ेसर बन सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ा सकते हैं, छोटे स्कूलों में हम पढ़ा सकते हैं, तकनीकी ब्लॉग लेखक बन सकते हैं कि आप लेखक बन ब्लॉग आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली है, तो आप बता सकते हो लोगों को, जागरूक कर सकते हो लोगों को कि इस प्रकार का भोजन इस स्थिति में लेनी चाहिए, तो आप ब्लॉग राइटर भी बन सकते हो। अस्पतालों में भोजन सेवा प्रदान प्रबंधक बन सकते हो। अस्पतालों में भोजन आप देखते हैं ना, तो वहाँ पर किस प्रकार के भोजन आप लोगों को दे सकते हो, तो उसके अंदर भी आप कार्य कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ फ़ील्ड थे हमारे आहारिकी और नैदानिक पोषण के। तो यही आपका लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए